हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस इनसाइट। तो लास्ट डे हमने एरर डिटेक्शन का चैप्टर शुरू किया था। लास्ट डे हमने 35 क्वेश्चंस किया था। आज हम 40 क्वेश्चंस करेंगे एरर डिटेक्शन से एंड नेक्स्ट डे को हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट का चैप्टर करेंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मैं टेक्स्ट का 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक से ले रही हूँ, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन के ऊपर उनको क्रेडिट दे दिया है, नहीं तो कॉपीराइट इशू हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा सेशन है, अराउंड 50 मिनट्स टू 1 आवर। तो अगर आप चाहे तो ये सेशन को आप सेव करके भी रख सकते हैं। हमारा ये जो इंग्लिश के क्लासेस है ये ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को होगा, हर वीक को। ठीक है, तो लास्ट ट्यूसडे क्लास हुआ था, आज थर्सडे है एंड सैटरडे को हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट का चैप्टर करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आएगा, मैं यहाँ पे टाइमर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा टाइम लॉस होगा आपको। जो भी क्वेश्चंस आएगा, फर्स्ट आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के लिए पॉज करेंगे, पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे वो आंसर, उसके बाद वीडियो प्ले करके मैच करना कि आपका आंसर सही है क्या नहीं। एंड उसके साथ साथ ऑफ कोर्स जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो डिटेल में सीखना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्वेश्चंस ठीक हुआ है कि नहीं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ही आपका सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का ये स्मार्ट बुक में हर चैप्टर 3 लेवल में डिवाइड है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लास्ट डे हमने एरर डिटेक्शन का लेवल 1 किया था। इस सेशन में हम लेवल 2 करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर हर चैप्टर से तीनों लेवल करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हर टॉपिक कवर ना हो पाए आपके एग्जाम के पहले। सो दैट्स व्हाई वी फर्स्ट पिक क्वेश्चंस फ्रॉम लेवल 1, लेवल 2 एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल चैप्टर्स, इफ टाइम परमिट्स, वी विल गो फॉर द लेवल 3 क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सीता कम टू माई हाउस एवरी संडे टू मीट माई ब्रदर। तो हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इजी हो गया एंड आई नो कि आप लोगों को ये सॉल्व करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सीता जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सो दैट्स वाई यहाँ पे काम नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा कम्स। ओके, सीता कम्स टू माई हाउस एवरी संडे टू मीट माई ब्रदर। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर चेंजिंग द पंक्चर टायर we could be able to continue our journey। तो फर्स्ट जो पोर्शन है आफ्टर चेंजिंग द पंक्चर्ड टायर, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो पोर्शन है वी कुड बी एबल टू कंटिन्यू आवर जर्नी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम जो है वो इसमें है, क्या बोल रहे हैं कि वी कुड बी एबल टू। अब क्या है कि ये जो कैन, कुड, ये जो मॉडल्स है ये इटसेल्फ हमारा एबिलिटी को डिफाइन करता है। ओके, कोई काम करने में हम एबल है कि नहीं ये डिफाइन करने के लिए हम कैन, कुड ये सब यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही वर्ड यूज हो गया, मतलब वी कुड बी एबल। अब कुड का इटसेल्फ ही मीनिंग होता है एबल, बी एबल टू, वी कैन मतलब वी आर एबल टू, ऐसे मीनिंग होता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो गया, ये सेंटेंस में सुपरफ्लुअस हो गया क्योंकि जरूरत से ज्यादा वर्ड का यूज हो रहा है, मतलब एक ही मीनिंग का दो वर्ड यूज हो रहा है। दैट्स वाई हमें ये दो ही कुड, एबल, ये दोनों एक साथ ही कोई भी सेंटेंस में नहीं यूज हो सकता, इनमें से एनी वन यूज होगा। दैट मीन्स वी कैन से आफ्टर चेंजिंग द पंक्चर टायर वी कुड कंटिन्यू आवर जर्नी, और वी कैन से वी वेर एबल टू कंटिन्यू। ओके, तो आइदर हम कैन और कुड यूज करेंगे और नहीं तो हम ऐसे एबल यूज करेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस में नहीं यूज हो सकता है। दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय अस सीम वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे क्या है कि वन ऑफ द प्रपोजल्स, यहाँ पे बहुत लोग ये समझने में गलती करता है कि यहाँ पे तो वन बोल रहे तो यहाँ पे क्यों या प्लूरल होगा, मतलब प्रोपोजल क्यों नहीं होगा, प्रोपोजल्स क्यों होगा। ठीक है, इसमें भी कुछ लोगों का कंफ्यूजन रहता है। तो वन ऑफ द प्रपोजल्स मीन्स क्या है कि बहुत सारे प्रपोजल में से एक। ठीक है, बहुत सारा प्रपोजल है, उनमें से एक का बात हो रहा है। दैट्स व्हाई वन ऑफ द प्रपोजल्स, ये वन ऑफ और ओनली वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय समथिंग प्लूरल, नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि हम ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत सारे चीज में से कोई एक की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय अस, अप टू दिस ये बिल्कुल ठीक है,
इसके बाद बोल रहे हैं सीम वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए क्या है कि ये जो सीम है ये एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग बैठेगा। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे जैसे कि सिंगुलर है, दैट्स वाई ये सिम तो नहीं हो सकता, इसलिए ये सिम्स होगा। वन ऑफ द प्रपोजल रिसीव्ड बाय अस seems very interesting, that's why first one is the correct one. Okay, next, she has been working tirelessly since hours. She has been working, that is present perfect continuous. Okay, present perfect continuous tense, she has been working tirelessly। अब since hours, अब ये जो since hours है इसमें एरर है। देखिए since हम यूज करते हैं फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम since यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रहा है क्या? मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि मॉर्निंग और ऐसा कुछ कि 9 AM, तो ये क्या है? ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम को समझाने के लिए हम सिंस यूज करते हैं। अगर हम ऐसे बोलते कि सिंस 9 AM, मतलब 9 AM से वो टायरलेसली काम कर रहा है और मॉर्निंग से वो टायरलेसली काम कर रही है, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे सिंस आवर्स बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो होगा वो होगा फॉर। क्यों? क्योंकि फॉर टू आइडेंटिफाई पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी टाइम ड्यूरेशन, कोई भी टाइम स्पैन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फॉर यूज करते हैं, ना कि सिंस। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आवर्स, दैट मीन्स कुछ घंटे हो गए कि वो टायरलेसली काम कर रही है, तो ये एक ड्यूरेशन है कि कुछ घंटे से वो काम कर रही है। तो ये ड्यूरेशन को समझाने के लिए हम यहाँ पे फॉर यूज करेंगे, ना कि सिंस। ओके, जैसे कि हम सिंस कब यूज करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मॉर्निंग हो गया, 9 AM हो गया। अगर मैं बोलती हूँ कि मंडे, ऐसे हो गया। कोई भी ईयर हो गया 2022, ऐसे हो गया, ठीक है। कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि कोई टाइम स्पेन फॉर 2 days, ऐसे हो गया, फॉर 5 hours, ऐसे हो गया, फॉर 10 months, ये क्या है? एक ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन को समझाने के लिए हम फॉर यूज करते हैं। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे सिंस नहीं होगा, यहाँ पे होगा फॉर। शी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली फॉर आवर्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ एंड्स मीट? तो ये जो पोर्शन है मेक बोथ एंड्स मीट, ये एक ईडियम है, कॉमन ईडियम है। आई थिंक कि आप लोग ऑलरेडी ये पढ़े होंगे। तो इसका मीनिंग जो है वो ये होता है कि अर्न just enough money to live on, मतलब जिंदा रहने के लिए जितना पैसा कमाना चाहिए उतना पैसा कमा लेते हैं, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। अर्न जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट ये पोर्शन तो ठीक है। प्रॉब्लम जो है ये सो मच में है। देखिए सो मच हम कब यूज करते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम कुछ एम्फोसिस करके बोल रहे हैं, जैसे कि आई लव ईटिंग सो मच, जहाँ पे ये इडियम लास्ट में यूज हुआ है कि टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब इनफ मनी मैं अर्न करती हूँ कि नहीं टू जिंदा रहने के लिए। वहां पे ऐसे क्वेश्चन सामने नहीं आ सकता कि डू यू अर्न सो मच, मतलब क्या तुम बहुत ज्यादा कमाते हो, डू यू अर्न सो मच एनुअली क्रिएट हो रहा है ये सेंटेंस में। दैट्स वाई यहाँ पे सो मच नहीं होगा, ये सो मच यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट है। दैट्स वाई वी विल यूज एनफ। ओके, मतलब डू यू अर्न एनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट, क्या तुम एनफ अर्न करते हो, डू यू अर्न एनफ, ठीक है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, I am suitably dressed for the occasion. Am I? तो ये क्वेश्चन टैग एक चैप्टर है। ये बहुत एक मजेदार चैप्टर है क्योंकि इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो उससे आपका 2 मार्क्स एकदम पक्का हो सकता है आपके एग्जाम में। जो भी यहाँ पे सेंटेंस होता है उसको हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव करके इसका ही रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब आई एम सुइटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेशन, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसका रिगार्डिंग पूछ रहा है कि क्या नहीं हूं मैं, मतलब क्या नहीं मैं सुटेबली ड्रेस्ड हूँ फॉर द ओकेशन, पूछ रहा है कि क्या नहीं हूं मैं। तो इसलिए ये अगर ये पोर्शन
पॉजिटिव सेंस में होता है तो ये पोर्शन नेगेटिव हो जाता है। अगर ये पोर्शन नेगेटिव में रहता है तो हमारा क्वेश्चन का जो पोर्शन है, क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव में आ जाता है। जो भी यहाँ पे रहेगा उसका रिवर्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बोल रहे हैं कि आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेशन, तो मैं पूछूंगी क्या नहीं हूं मैं, क्या मैं सुटेबली ड्रेस्ड नहीं हूं फॉर द ओकेशन, तो मैं बोलूंगी कि आई एम नॉट आई, ऐसे बोलूंगी। सेंस तो ठीक है, बट ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म में ये क्वेश्चन टैग नहीं आता है। यहाँ पे मुझे लिखना है आंट आई, ओके। ये एक एक्सेप्शन है, क्वेश्चन टैग का एक्सेप्शन है, ठीक है। एसपी बख्शी के अगर आपके पास बुक है तो इसके 71 नंबर पेज में क्वेश्चन टैग के चैप्टर में आपको मिल जाएगा कि ये एक एक्सेप्शन है कि हम एम नॉट आई ऐसे यूज नहीं कर सकते, हम ये आंट आई ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट वन ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ही, आई and you were responsible as a team to the minister for policy formulation and we failed. Okay? अगर आपने मेरा पहला वाला क्लास किया है तो आई एम श्योर कि आप ये क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन का खेल है, ठीक है। प्रोनाउन का पोजीशन को लेकर ही ये खेल है। तो अगर आपने लास्ट वाला क्लास किया है तो आई एम श्योर कि आप ये जरूर आंसर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने उस क्लास में बोला था कि प्रोनाउन अगर ऐसे थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन ऐसे सब टाइप का प्रोनाउन अगर एक ही सेंटेंस के अंदर रहता है तो उसका पोजीशन एग्जैक्टली 2, 3, 1 ऐसे सीक्वेंस फॉलो करते हैं। मतलब पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, ये फॉलो करता है। तो वो रूल के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू, ही एंड आई, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि ये आंसर होना चाहिए तो यहाँ पे हमें एरर डिटेक्ट करना है। क्या बैठेगा यहाँ पे, मतलब सेंटेंस रिप्लेस होके क्या बैठेगा वो तो हमारा कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ एरर डिटेक्ट करना है। तो वो तो आप ऑलरेडी एरर डिटेक्ट कर चुके हो। बट अगर ये सेंटेंस रिप्लेसमेंट होता एंड अगर आप ये आंसर करते कि हाँ मैंने तो यही रूल पढ़ा है 2, 3, 1 तो ये होगा, तो आपका आंसर गलत हो जाता। क्यों? देखिए ये जो सेंटेंस है क्या बोल रहे हैं कि एज अ टीम टू द मिनिस्टर फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड वी फेल्ड। ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक, एक गलती को लेकर बात हो रहा है। कुछ रॉन्ग किया है किसी ने, हम लोग मिलकर कुछ रॉन्ग किया है, उसके लिए ही तो ना ये वी फेल्ड, वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड वी फेल्ड। तो दैट मीन्स हमसे कुछ गलती हुआ है। अगर ऐसे कुछ गलतियां हुआ है, इस केस में क्या यूज होता है, 1, 2, 3 ये सीक्वेंस यूज होता है, ठीक है। अब मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि प्रोनाउन में और कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस नहीं है। एकदम जनरल केस में 2, 3, 1 फॉलो करेगा। एंड अगर कोई ऐसा रॉन्ग डूइंग, ऐसा कुछ गलती हो गया, ऐसा कुछ अगर कंडीशन क्रिएट हो रहा है, ऐसा कुछ सेंटेंस से मीनिंग बन रहा है तो आप खुद को आगे दे दोगे, ठीक है। मतलब आप खुद बलि चढ़ जाओगे, ऐसा टाइप का एक सिचुएशन होगा कि हाँ मैंने ही वो गलती किया है एंड दैट्स वाई फर्स्ट पर्सन सामने आ जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 ये सीक्वेंस यहाँ पे मेंटेन होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पे क्या होगा, आई, यू एंड ही वेर रिस्पॉन्सिबल एज अ टीम टू द मिनिस्टर फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड वी फेल्ड। ओके, बहुत पहले डिसाइड हो चुका है कि फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सिर्फ सेंटेंस रिप्लेस होके क्या वहां पे होना चाहिए वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I and she will accompany the students for the seminar on Saturday. अब ये हमारा जो लास्ट क्लास में जो रूल था वो एकदम एग्जैक्टली फॉलो करेगा। यहाँ पे 2, 3, 1 ये सीक्वेंस एकदम फॉलो होगा एंड दैट्स वाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, she and I will accompany the students for the seminar on Saturday. Okay, तो that means first one is the correct answer. Okay, next याद रखना, और एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, याद रखना इन जनरल केस अगर तीनों ही पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 टाइप का प्रोनाउन ही अगर कोई सेंटेंस के अंदर रहे तो ये 2, 3, 1 सीक्वेंस फॉलो करेगा। बट अगर कोई रॉन्ग डूइंग, कुछ गलती किया है, कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई पनिशमेंट की बारी आई है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन क्रिएट हो रहा है तो दैट टाइम 1, 2, 3 ये सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द सन राइजेस एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग। तो द सन राइजेज, ठीक है, एट 6:35 ये भी ठीक है,
बट जब ये yesterday morning आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, पास्ट टेंस है ना। तो पास्ट टेंस है तो दैट मीन्स ये तो राइजेस नहीं होगा, ये क्या होगा, रोज होगा। ठीक है, तो राइज, उसके बाद पास्ट होता है रोज, उसके बाद राइजन। ठीक है, तो जैसे कि ये पास्ट टेंस में हुआ है उसके लिए ये होगा द सन रोज एट 6:35 yesterday morning। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होता है, बट हमें अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होता है, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ प्रोपोजिशनल एरर हो सकता है, बट यहाँ पे कोई प्रोपोजिशनल एरर नहीं है। ये स्टार्ट में ही पूरा खेल छुपा हुआ है। ये सब छोटा छोटा चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्व करना है, एंड ये ऑब्जर्वेशन आपका प्रैक्टिस से ही इंक्रीज होगा। आप देख सकते हैं कि 7% एस्पिरेंट ने ये स्किप कर दिया है, बट यहाँ पे स्किप करने लायक एक क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, When he goes on a business trip, he is usually taking his wife. अब when he goes on a business trip, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, एक रेगुलर चीज की बात कर रहा है कि जब भी वो बिजनेस ट्रिप में जाते हैं, he is usually taking his wife। अब ये तो सिंपल प्रेजेंट में था, ठीक है, बट इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में करने की क्या जरूरत थी? कोई मतलब मीनिंग बन रहा है, मतलब कोई जरूरत है क्या यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करने का? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ही इज यूजुअली टेकिंग। यूजुअली मतलब क्या, यहाँ पे रेगुलर चीज की बात हो रहा है, मतलब जो एक रेगुलर बेसिस में करते हैं, मतलब जब भी वो बिजनेस ट्रिप में जाता है तब भी वो उनके वाइफ को साथ में लेके जाता है। तो एक सिंपल चीज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये सिंपली एकदम ठीक है। ओके, कोई भी डेली रूटीन या हैबिट, ठीक है, कोई भी डेली रूटीन या हैबिट, जो भी चीज हम डेली बेसिस में करते हैं, यूजुअली करते हैं, यूजुअली रेगुलरली, अगर ऐसी टाइप का कोई वर्ड यूज हो रहा है सेंटेंस में तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। ऑफ कोर्स उसका मीनिंग भी आपको एक बार चेक करना है, तो यहाँ पे मुझे सिंपली यूज करना है ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, I won't hold you up for so very long as you were busy. I won't hold you up, यहाँ तक ठीक है। ओके, for so very long as you were busy। अब so very long, ये so very एक साथ इनअप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है? मतलब दोनों ही एक साथ हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस पहले ही पढ़ा था ना कि so much हम कब यूज करते हैं कि कोई भी चीज को अगर कुछ मतलब कुछ एम्फोसिस करके हम समझाने की अगर कोशिश करें तो हम so यूज करते हैं। एंड वेरी भी सिमिलर ही है ना, अगर मैं बोलती हूँ कि आई लव ईटिंग so much एंड आई लव ईटिंग very much, तो वो तो सेम ही हुआ, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना। तो क्यों so very एक ही साथ यूज करना, वो भी एक ही सेंटेंस का अंदर? ठीक है, तो इसलिए ये सो वेरी में कुछ प्रॉब्लम है, एंड फॉर दैट फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे होगा क्या? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन से ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में रहता ही है जो सबके लिए नहीं होता है। जिसका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, जिसका बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन है, सिर्फ वही लोग ये टाइप का क्वेश्चंस कर सकते हैं। वो आपको ये परसेंटेज से पता चल रहा है कि ओनली 56% इसका करेक्ट किया है एंड 20% स्किप किया है। अगर आप ये पोर्शन ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देखोगे कि इतना ज्यादा स्किप कभी नहीं देखा है। इतना क्वेश्चंस कर लिए बट इतना 20% एस्पिरेंट ने स्किप कर दिया, कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना उतना मुश्किल नहीं है। अगर ये सेंटेंस रिप्लेसमेंट होता तो फिर ठीक है, तो फिर थोड़ा सा हार्ड हो सकता था, बट ये जैसे कि एरर डिटेक्ट करना है सिर्फ, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो फॉर सो वेरी के जगह पे ये तो प्रॉब्लम है, तो दैट्स वाई फर्स्ट वन तो करेक्ट ऑप्शन हो ही गया। बट यहाँ पे हम आई वोंट होल्ड यू अप फॉर टू लॉन्ग यूज करेंगे। ओके, एज यू आर बिजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वेयर फ्लोरल डेकोरेशंस फ्रॉम डिस्प्ले इन द सिटी। अब यहाँ पे भी प्रपोजिशनल एरर है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कितने लोग ने ये इनकरेक्ट किया है, ओनली 56% ये करेक्ट किया है। देयर वेयर फ्लोरल डेकोरेशंस, ओके नो प्रॉब्लम। फ्रॉम डिस्प्ले इन द सिटी, इन द सिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम डिस्प्ले क्यों है? फ्रॉम तो नहीं है, डिस्प्ले से तो नहीं है ना, ये होगा ऑन डिस्प्ले। ओके, ऑन डिस्प्ले, देयर आर फ्लोरल डेकोरेशन ऑन डिस्प्ले in the city. So first one is the correct answer. Okay, next. Either Ramesh or Rima have the keys to the cupboard. बोल रहे हैं कि
आइदर रमेश के पास है और रीमा के पास है क्या है, कबर्ड का कीज। अब इन दोनों में से किसी एक के पास है ना, तो ये पे तो मैं किसी एक की बात कर रही हूँ कि आइदर रमेश के पास है नहीं तो रीमा के पास है, तो यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैज होना चाहिए। ठीक है, ये आइदर और नाइदर नॉर, अगर वो दो सिंगुलर नाउन को कनेक्ट कर रहा है, दो सिंगुलर नाउन को ज्वाइन कर रहा है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करने के लिए। ये रमेश एक सिंगुलर है, ये रीमा भी एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इसका मतलब इसके लिए, ये नाउन के लिए मुझे इंडिविजुअली वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे होगा आइदर रमेश और रीमा हैज द कीज टू द कबर्ड। ओके, लास्ट वन दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोनी टेक हर डॉटर टू द पार्क इन द इवनिंग इन अ स्ट्रॉलर। देखिए, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, फिर भी यहाँ पे ओनली 68% एस्पिरेंट ने करेक्ट किया है। देखिए, ये जो पोर्शन है ना, इन द इवनिंग, इन अ स्ट्रॉलर, ये सब जो पोर्शन है, इसको देख के ही एस्पिरेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उनको लगता है कि इनमें ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इनमें ही कुछ ना कुछ एरर है जो डिटेक्ट करना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में ही एरर है जो कि है सोनी टेक, दैट मीन्स यहाँ पे होगा सोनी टेक्स, है ना। सोनी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होता है कि एरर डिटेक्शन, और अगर मैं एरर डिटेक्शन को भी छोड़ दूँ, एज अ होल इंग्लिश पूरा ही एक कंप्रीहेंड करने का खेल है। मतलब जो जितना अच्छे से इंग्लिश को समझेगा, बी इट वोकैब, बी इट ग्रामर, इन एवरी केस आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत काम में आता है। ये तो कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है 2-3 लाइन लंबा एक डिस्क्रिप्टिव एक सेंटेंस दे देता है एंड उसमें से आपको एरर डिटेक्ट करना है। अब अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा ही कुछ एरर निकल के आएगा, ऐसा कुछ आपका वर्ब का एरर है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कुछ एरर है, ऐसा ही कुछ निकल के आता है। बट क्या होता है कि जैसे कि वो 3 लाइन का एक सेंटेंस है, तो वो देख के ही आप वहां पे ऑलरेडी नर्वस हो जाएगा, आपको लगेगा कि इतना बड़ा सेंटेंस है, यहाँ पे कहाँ पे एरर है, देख के आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, अरे यहाँ पे भी कुछ एरर हो सकता है। तो ऐसे करके क्या होता है कि लंबा अगर आपको सेंटेंस दे दे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां से ही क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से एक सेंटेंस को एक बार ही पढ़ोगे ना, उसमें आप डिटेक्ट कर सकते हो कि वहां पे प्रॉब्लम कहां पे है, ठीक है। एनीवे, ये फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ शैम हैड बीन देयर एट दैट टाइम द होल नुसेंस शैल हैव बीन अवॉइडेड। ये तो मतलब एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब एसएससी का तो ये क्वेश्चन के बिना एसएससी का एग्जाम ही नहीं होगा, कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। इफ शैम हैड बीन देयर एट दैट टाइम, मतलब ये क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में चल रहा है। द होल नुसेंस शैल हैव बीन अवॉइडेड, अब ये कहां से फ्यूचर परफेक्ट आ गया, कोई जरूरत ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट एक साथ कैसे हो गया, एक ही सेंटेंस में नहीं हो सकता ना। तो इसका जो पैटर्न है वो यही है, ये हैड बीन के साथ, मतलब शैम हैड बीन देयर, इसके बाद आएगा the whole nuisance would have been avoided. ओके, मतलब अगर शम उधर होता तो जो पूरा जो न्यूसेंस क्रिएट हुआ है वो पूरा हम अवॉइड कर सकते थे। वुड हैव बीन कंडीशनल है, अगर शाम वहां पे होता तो पहले शाम को वहां पे होना चाहिए, ठीक है, शाम को पहले वहां पे होना चाहिए। अगर शाम वहां पे रहता तो द होल न्यूसेंस वुड हैव बीन अवॉइडेड। उसके बाद का ये है कि ये पूरा जो न्यूसेंस हुआ है वो पूरा हम अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। तो ये एकदम जो पैटर्न है एकदम आप देख लो, ये आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे यही होगा, तो दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, If he had worked hard, he has passed the written examination. ये भी जस्ट बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन हो गया लास्ट वन के साथ। If he had worked hard, यहाँ पे होगा he would have passed. ओके, अगर वो हार्ड वर्क करता, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, मतलब पहले उसको हार्ड वर्क करना है, देन वो जाकर रिटन एग्जामिनेशन में पास होगा ना। तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द रिटन एग्जामिनेशन। Second one is the correct option. These products are inferior than those we bought last year. अब ये भी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं इसलिए ही बोल रही थी ये एकदम लेटेस्ट जो भी पैटर्न है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस यहाँ पे है, इस बुक में है, इसलिए मैंने ये बुक चूज किया है। देखिए, कुछ ऐसा है कि inferior
सुपीरियर, जूनियर, सीनियर और हो गया प्रायर। ये सब चीज के साथ हमेशा टू यूज होता है। ओके, दिस प्रोडक्ट्स आर इंफीरियर टू। आपको ऐसा लगेगा नहीं ये तो कंपैरिजन आ रहा है, यहाँ पे तो देन होना चाहिए, बट नहीं। अगर इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर ये चारों सबसे कॉमन है। प्रायर ये अगर है तो आपको यहाँ पे उसके बाद टू यूज करना है। दिस प्रोडक्ट्स आर इंफीरियर टू दोज हु बॉट लास्ट ईयर। ओके, so second one is the correct option. Next, unfortunately today many parents cannot afford to send its children to school. अच्छा, unfortunately today many parents, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैन नॉट अफोर्ड वो भी ठीक है, टू सेंड वो भी ठीक है, इट्स चिल्ड्रन टू स्कूल। अब इट्स क्यों होगा? इट्स मतलब क्या है? ये तो ह्यूमन बीइंग है ना, कोई नॉन लिविंग चीज तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? their children. Unfortunately today many parents cannot afford to send their children to school. Option D is the correct one. Next, one of the reasons for taking these steps however were the stagnation in the production sector of the country. जैसे कि कुछ questions पहले मैंने बोला था कि one of the reasons, बहुत सारे reason में से एक, that's why one of the reasons होगा, is होगा. Okay, one of the reasons, तो ये बिल्कुल ठीक है, फॉर टेकिंग दीज स्टेप्स. ओके, हाउएवर वेयर द स्टैग्नेशन इन द प्रोडक्शन सेक्टर ऑफ द कंट्री. हाउएवर वेयर द स्टैग्नेशन. अब ये वेयर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये एक्चुअली इससे रिलेटेड है, ये वर्ब, इसके लिए ये वर्ब यूज हो रहा है. ओके, तो ये वन ऑफ द रीजंस है, तो इसलिए ये यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा. One of the reasons for taking these steps, however, was the stagnation in the production sector of the country. Was होगा क्योंकि ये one है, singular है, बहुत सारे रीजन में से एक रीजन. ये स्टेप लेने के लिए बहुत सारे रीजन में से एक रीजन ये है कि उसके बाद जो है लास्ट वन जो है स्टेप्स, however, was होगा, is the correct option. Okay, next. She has poisoned all her sister-in-laws in order to gain possession of the whole of the inheritance. ये स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, इनहेरिटेंस. ओके, अब अगर आपने लास्ट क्लास किया है मेरा तो आप ये जरूर क्वेश्चन आंसर कर दोगे, एंड ये सिर्फ 3 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो. ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी करेक्ट अटेम्प्ट का परसेंटेज कम ही है. तो देखिए, शी हैज पॉइजन्ड ऑल हर सिस्टर इन लॉज. तो ये जो सिस्टर इन लॉ होता है उसका प्लूरल हमने क्या पढ़ा था? सिस्टर इन लॉज नहीं होता है, वो होता है सिस्टर्स इन लॉ. ओके, जैसे कि मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ होगा, फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ होगा, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ होगा. वैसे ही जो ए सेट करना है प्लूरल फॉर्म के लिए वो इसके साथ ऐड करना है, ना कि इसके साथ यहाँ पे नहीं होगा. ओके, सो शी हैज पॉइजन्ड ऑल हर सिस्टर्स इन लॉ in order to gain possession of the whole of the inheritance. तो third one is the correct option. Next, your brother was either there or your cousin. मतलब ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, अरे यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब कैसे बात कर रहे हैं, कैसा सेंटेंस है ये. Your brother was either there or your cousin. ये जो either है ना, इसका पोजीशन गलत है, इसको यहाँ से उठा के फर्स्ट में लाना है. मतलब होगा either योर ब्रदर वॉज देयर, उसके बाद सब सही है, आइदर को सिर्फ यहां से हटा दो. आइदर योर ब्रदर वॉज देयर और योर कजिन. यहाँ पे भी एक मतलब कंप्लीट करने के लिए एक वॉज देयर होना चाहिए, मतलब आइदर योर ब्रदर वॉज देयर और योर कजिन वॉज देयर, ऐसा होना चाहिए. ठीक है, बट यहाँ पे वो वॉज देयर अगर नहीं भी यूज करेंगे तो भी सेंटेंस अप्रोप्रिएट होता है. तो दैट्स वाई यहाँ पे जो आइदर है इसका पोजिशन रॉन्ग है, इसको यहाँ पे उठा के फर्स्ट में यूज करना होगा. सेकेंड वन, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. इसमें भी बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है एक्चुअली कि ये जो आइदर का प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, मतलब पहले तो आइदर बैठना है ना, सेंटेंस शुरू होने से पहले ही आइदर यूज करना है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे होगा, पी होगा या क्यू होगा. इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होता है. बट क्या है कि ये इसके पहले मतलब योर ब्रदर वॉज, इसके पहले क्या होगा वो मुझे पता नहीं, बट सेकेंड में आके जो आइदर है इसका पोजिशन गलत है, इसको यहाँ से उठाना है. तो दैट्स वाई यहाँ पे जो क्यू है वो ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब यहाँ पे ही एरर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The committee have approved an expenditure of 50 crores
ये टाइप का क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, एसएससी में बहुत बार ऐसे पूछा जाता है। देखिए ये जो कमिटी है ना, ये कमिटी हो गया, उसके बाद जूरी हो गया, पुलिस, मॉब, टीम, बोर्ड, ये सब जो नाउन है ये है कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन है ये। ओके, कलेक्टिव नाउन क्या रहता है कि एक ग्रुप, एज अ ग्रुप हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। इसका जो इंडिविजुअल मेंबर्स है उसको हम अलग से कंसीडर नहीं कर रहे, एज अ ग्रुप इसको कंसीडर कर रहे। एक कमेटी में हो सकता है कि 10-12 मेंबर हो, बट उनका इंडिविजुअल ओपिनियन यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कमेटी, वो 10-12 जो इंडिविजुअल है, जो मेंबर है, वो एज ए होल ये एक्सपेंडिचर ऑफ 50 करोड़ के लिए अप्रूव किया है, तो उसको एज ए होल एक ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। हमेशा ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग ये बन रहा है कि कमेटी का जो इंडिविजुअल मेंबर है उनका कोई यहाँ पे इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, वो लोग एज अ होल ही ये एक्सपेंडिचर ऑफ 50 करोड़ के लिए अप्रूव कर रहे हैं। बट अगर एक कमेटी के अंदर एक एक मेंबर का इंडिविजुअल कोई रिमार्क होता, इंडिविजुअल कोई ओपिनियन होता, तब जाके उसका सिनेरियो अलग होता, तब हम कोई ऐसे सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करते। तो यहाँ पे होगा द कमिटी हैज अप्रूव्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 50 करोड़। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस रूम इज मोर बिगर देन दैट रूम। अब जो एरर है वो यहाँ पे है, क्या बोल रहा है कि दिस रूम इज मोर बिगर। अब बिगर इटसेल्फ क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है ना, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब जो ऑलरेडी एक कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ मैं मोर कैसे ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि मोर हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी ऐसे नाउन का कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इंटेलिजेंट, ठीक है, तो इंटेलिजेंट को अगर मैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में समझाना चाहूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, शी इज मोर इंटेलिजेंट और शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, ऐसे बताऊंगी मैं, क्योंकि इंटेलिजेंट का इटसेल्फ कोई सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। तो इसलिए इसको सुपरलेटिव और कंपैरेटिव एक्सप्रेशन देने के लिए हम लोग इसके आगे मोर और मोस्ट यूज करते हैं। बट जिसका इटसेल्फ सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री है उसके सामने मुझे मोर नहीं यूज करना है। अगर मैं उसको एम्फसाइज ही करना चाहती हूँ तो फिर मुझे यूज करना है मच। ठीक है, मच बिगर, दिस रूम इज मच बिगर देन दैट रूम। ओके, सो हमारा जो आंसर है वो है ये, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इट इज मी हु वेंट टू मालदीव्स विथ माई फ्रेंड्स टू एंजॉय द वैकेशन। एकदम बिगिनिंग में ही इसका एरर है, जो बहुत कैंडिडेट समझ नहीं पाएंगे, उनको लगेगा इट्स मी तो ठीक है, हो सकता है कि शायद उसके बाद का जो सेंटेंस है उसमें कोई एरर है, बट नहीं। क्या है कि यहाँ पे ये जो है ये खुद सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऐसे नहीं यूज कर सकती। इट इज मी, मी क्या है, मी तो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, तो जो इटसेल्फ सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे आई यूज करूंगी। इट इज आई हु वेंट टू मालदीव्स विथ माई फ्रेंड्स टू एंजॉय द वेकेशन। ओके, सो हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट वन। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 12-year-old archer was airlifted to Delhi when we met with an accident while practice for the Khelo India Games in Guwahati। फर्स्ट जो शुरू हो रहा है आ 12-year-old, ये जो है ना, ये हाइफन यूज करके ऐसे जो लिखा है 12-year-old, इससे भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है जिसमें ऐसे कोई एज या कोई साल या कोई डेट मेंशन्ड है। ठीक है, तो बट यहाँ पे एरर इससे रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। 12-year-old archer was airlifted, पैसिव वॉइस है, पैसिव जा रहा है सेंटेंस, टू दिल्ली व्हेन ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो वावल भी ठीक है, ही मेट विथ फ्रेजल वर्ब भी ठीक है। उसके बाद वाइल प्रैक्टिस फॉर द खेलो इंडिया गेम्स इन गुवाहाटी भी ठीक है। तो वाइल प्रैक्टिस, इसमें ही एरर है। क्या एरर है, देखिए, एक होता है प्रैक्टिस और एक होता है प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस क्या होता है, नाउन होता है, प्रैक्टिस क्या होता है, वर्ब होता है। अब देखिए, एक होता है वाइल और एक होता है व्हेन हम कब यूज करते हैं कि जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइम की बात हो रहा है,
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम व्हेन यूज करते हैं, बट वाइल हम कोई टाइम ड्यूरेशन को समझाने के लिए वाइल यूज करते हैं। ओके, एक टाइम स्पैन की बात हो रहा है, कोई चीज अगर कंटिन्यूसली चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे चल रहा है फॉर द खेलो इंडिया गेम्स, मतलब उनका जब प्रैक्टिस चल रहा था, ये 12 ईयर ओल्ड आर्चर का जब प्रैक्टिस चल रहा था फॉर खेलो इंडिया गेम्स इन गुवाहाटी, देन उनका एक एक्सीडेंट हो गया। तो ये प्रैक्टिस कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, एक ड्यूरेशन, एक टाइम ड्यूरेशन की बात यहाँ पे हो रहा है, इसलिए वाइल एकदम ठीक है। बट वाइल के बाद यहाँ पे प्रैक्टिसिंग होगा, ठीक है, मतलब ING हमें ऐड करना है, वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर द खेलो इंडिया गेम्स इन गुवाहाटी। ओके, सो हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट वन। नेक्स्ट, among the two parties in the standoff, the one at a greater loss in Mexican। देखिए यहाँ पे जो प्रिपोजिशन एकदम बिगिनिंग में जो प्रिपोजिशन शुरू हुआ है उसके बाद क्या यूज कर रहे हैं, टू पार्टीज। ओके, तो टू पार्टीज के लिए क्या हम among यूज करते हैं, नहीं करते हैं, कि among यहाँ पे नहीं यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा between। between we use for two things and for more than two things we use among, है ना, for more than two things or anything, it can be things, it can be people। okay, for more than two things we use among, but for two things only we use between। okay, तो यहाँ पे टू पार्टीज की बात हो रही है ना, टू पार्टीज की बात हो रही है, तो दैट्स वाई विल नॉट यूज हियर among, विल यूज between, between the two parties in the standoff, the one at a greater loss in Mexican। so that's why first one is the correct answer। okay, next, although this is a narrowest street many large trucks can enter it। ओके, तो हम जानते हैं कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री अगर मैं यूज कर रही हूं तो उसके सामने मुझे क्या यूज करना है, डेफिनिट आर्टिकल यूज करना है ना। एंड ये डेफिनिट आर्टिकल तो एक ही है, वो है द, एक ही डेफिनेट आर्टिकल वो है द, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल है ए एन। ओके, तो यहाँ पे अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है तो मुझे द यूज करना है। दैट मीन्स ये ऐसा होगा कि ऑल्दो दिस इज द नैरोएस्ट स्ट्रीट मेनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे क्या है कि बोल रहे कि ऑल्दो दिस इज द नैरोएस्ट स्ट्रीट। अब ये जो सेंटेंस है इसका जो भी मीनिंग बन रहा है उससे क्या कोई फर्क पड़ता है, मतलब सुपरलेटिव होने से या कंपैरेटिव होने से, मतलब ये स्ट्रीट सबसे नैरो स्ट्रीट होने के वजह से कुछ हो रहा है या कुछ सिग्निफाई ऐसा कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा एक नैरो स्ट्रीट है, बट होने के बावजूद ऑल्दो मेनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट। ओके, तो इसलिए मुझे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है सुपरलेटिव यूज करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये सिर्फ ऐसे कहना है कि ऑल्दो दिस इज अ नैरो स्ट्रीट। ओके, although this is a narrow street many large trucks can enter it। अब देखिए यहाँ पे जो ये परसेंटेज कम हुआ ना, 62% people only correct it। ओके, वो क्यों हुआ है मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ये तो ठीक है, इसके बाद क्या है, many large trucks can enter it। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एंटर इन इट और एंटर इनटू इट ऐसे कर देते हैं, बट एंटर के बाद प्रिपोजिशन नहीं यूज होता है। ओके, एंटर इटसेल्फ समझाता है, एंटर इटसेल्फ, एंटर के अंदर ही वो इन ऑलरेडी है, तो इसलिए मुझे और एंटर के बाद इन यूज नहीं करना है और इनटू यूज नहीं करना है, क्योंकि एंटर इटसेल्फ उसका मीनिंग वही होता है। ओके, तो उसके बाद ऐसे यहाँ पे प्रिपोजिशन नहीं यूज होगा। सो मे बी दैट्स वाई इतना लोगों ने सिर्फ इसका करेक्ट किया है। ओके, तो ये जो हमारा जो सेंटेंस है वो ये होगा, ऑल्दो दिस इज अ नैरो स्ट्रीट मेनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट। सो लास्ट वन इज द डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, the teacher advised to the student to borrow a book from the library within 3 days। okay, बोल रहा है कि the teacher advised to the students, teacher advised to the students। अब अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है, ओके, जिसको हम नैरेशन भी बोलते हैं, तो उसमें हमें ये रूल, ग्रामर का ये रूल बहुत यूज होता है। जैसे कि अगर कोई भी ऐसे सेड टू है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाता है, टोल्ड हम यूज करते हैं ना, ये सेड टू पूरा टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कहीं पे क्या आप देखा है टोल्ड टू ऐसे लिखते हुए और टेल टू, नहीं ना,
कैसे होगा, क्योंकि ये इटसेल्फ इसके अंदर ऑलरेडी टू एग्जिस्ट करता है, ये सेड टू का ही होता है टोल्ड, ओके, और से टू का ही होता है टेल, ओके, तो इसके बाद हम टू यूज नहीं करते। सिमिलरली एडवाइस के बाद भी हम टू यूज नहीं करते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी टू एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई एडवाइस के बाद ये जो प्रिपोजिशन इन लोगों ने यूज किया है ये नहीं होगा, ओके। सिर्फ द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days, दैट्स वाई लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, एवरी लीडर शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी। ए क्लास में एंड इसके लास्ट क्लास में भी, मतलब हमारा फर्स्ट क्लास एंड ये क्लास का बिगिनिंग में भी ये क्वेश्चन आया था कि ये जो एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवेयर, एवरीथिंग, ओके, जो भी एवरी से होता है और समवन और नन और नोबॉडी, ओके, ये टाइप का जो है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है यहाँ पे है। तो अगर सिंगुलर वर्ब भी यहाँ पे यूज हो रहा है तो जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, वो क्यों खाम का प्लूरल होगा, नहीं होगा, है ना। याद रखना एवरी से जो भी है एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर और समबडी, समथिंग, समवेयर और नोबॉडी, नन, ये सब जो भी है इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। एज ए होल हम ईच एंड एवरी वन इंडिविजुअल को हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, दैट्स वाई वी विल यूज सिंगुलर वर्ब एंड एवरीथिंग, ये सिंगुलर प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, not there, okay, every leader should perform his duty, that's why C is the correct answer. Next, David inquired from doors to doors। अब कुछ लोगों को यहाँ पे लग सकता है क्वेश्चन पढ़ते, छोटा सा एकदम सेंटेंस है, कुछ लोगों को पढ़ते लग सकता है अरे David inquired ऑफ होगा क्या, एंड ऐसे करके वो एक्चुअल एरर को स्किप कर सकते, बट नहीं, यहाँ पे inquired from ठीक है, बट क्या होगा, ये जो डोर्स टू डोर्स है इसमें प्रॉब्लम है। देखिए ऐसा आपने देखा होगा, ऐसे हम यूज करते हैं ना डोर टू डोर, ऐसे जो हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे कि डोर टू डोर हम लिखते हैं और लिखते हैं पेज आफ्टर पेज, ओके। तो इसमें हम कभी भी एस नहीं यूज करते, सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है, डोर टू डोर, पेज आफ्टर पेज, ओके। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने प्लूरल यहाँ पे यूज किया है वो नहीं होगा, ओके। यहाँ पे होगा डेविड इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, ओके। तो दैट्स वाई थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। तो देखिए यहाँ पर टू है, तो टू के साथ तो हम मास्टर यूज नहीं कर सकते ना, हमें क्या यूज करना है, मास्टर्स यूज करना है, प्लूरल फॉर्म ऑफ मास्टर यूज करना है ना। तो दैट्स वाई फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, It was in the oceans that life begins almost 3.5 billion years ago। अच्छा, it was in the oceans, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, that ये भी ठीक है। Life begins, okay, almost 3.5 billion years ago। अब ये 3.5 billion years पहले की बात हो रहा है, तो तब मैं क्या प्रेजेंट फॉर्म यूज करूंगी बिगिन का, नहीं, मैं बिगैन यूज करूंगी, है ना। तो इट वॉज इन द ओशंस दैट लाइफ बिगैन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब जो सेंटेंस चल रहा है उसका पहले का पोर्शन पास्ट में, लास्ट का पोर्शन प्रेजेंट में, ऐसा तो नहीं होता है ना। एंड ये पढ़ के भी हम समझ गए कि यहाँ पे तो हम प्रेजेंट टेंस नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे पास्ट ही होना चाहिए, है ना, ठीक है। थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, someone has split water in the bedsheet। someone has, जैसे कि मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस पहले ही बोला ना, someone, somebody के साथ हमेशा, और somewhere और something, इसके साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, अभी बोला ना, ठीक है, याद है ना। तो इसलिए यहाँ पे someone के साथ has एकदम ठीक है ना। someone has split water, ओके, in the bedsheet, बेडशीट के अंदर नहीं, बेडशीट के ऊपर पानी फेंक दिया, है ना, ओके, ऑन द बेडशीट। लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। समवन हैज स्प्लिट वाटर ऑन द बेडशीट। नेक्स्ट, शी वॉज सिटिंग बिटवीन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गाइडिंग देम ऑन देयर एंड सेमेस्टर प्रोजेक्ट। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चंस पढ़ते ही आप एकदम झट से पकड़ लेते हो एरर, बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत दिनों का प्रैक्टिस है आपका तो आप झट से ऐसे ही पकड़ लोगे एरर्स, वो ठीक है, बट फिर भी आपको एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए, एक बार पूरा सेंटेंस आप गो थ्रू करना। आप जितना भी प्रो बन जाओ इंग्लिश में, ग्रामर में या वोकैब में,
पूरा जो भी लिखा है ना वो पूरा आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। एनीवे, शी वॉज सिटिंग बिटवीन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जस्ट कुछ क्वेश्चंस पहले ही मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि अमोंग का भी हम यूज करते फॉर मोर देन 2 थिंग्स एंड बिटवीन हम यूज करते फॉर 2। ओके, तो यहाँ पे बिटवीन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 से ज्यादा है, यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोला है। तो फॉर ग्रेटर नंबर वी हैव टू यूज अमोंग, क्योंकि बिटवीन तो फिक्स है, बिटवीन तो सिर्फ 2 थिंग्स के लिए ही यूज हो सकता है। इट विल बी प्रोबेबली मोर देन 2 स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर अमोंग। Okay, she was sitting among a group of students guiding them on their end semester project. Second one is the correct option. Next, when we reached there, we saw a crowd of about 20 people fighting between themselves. यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, when we reached there. देखिए पॉइंट ऑफ टाइम जो मैं आपको बता रही थी, है ना, when we reached there we saw crowd of about 20 people fighting। अब 20 people की बात हो रहा है तो क्यों यहाँ पे बिटवीन होगा, 2 people थोड़ी है ना, 20 people, that is already more than 2, so that's why we will use here among, not between। Okay, so third one is the correct answer. Next, when you press the button the horn rang at a scaring volume। अब ये जो क्वेश्चन है ये चल रहा था पहले प्रेजेंट में, अचानक से यहाँ पे आके पास्ट आ गया, नहीं होना चाहिए, टेंस का एरर है, टेंस का प्रॉब्लम है। when you press the button the horn rings। जब भी आप वो बटन प्रेस करते हो एक स्केरिंग वॉल्यूम में वो हॉर्न बजता है, द हॉर्न रिंग्स एट अ स्केरिंग वॉल्यूम। ओके, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे रैंग नहीं होगा, ये थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से एज यू मीट हर। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से, तुम जो भी बोल रहे हो उसके बारे में तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से एज यू मीट हर नहीं, जब तुम उसको मिलोगे, when we meet her, when you meet her। ओके, जब तुम उसको मिलोगे तुमको केयरफुल रहना है कि तुम क्या बोल रहे हो। ओके, when you meet her, as नहीं होगा। ओके, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकेंड इनिंग्स। देखिए जो नंबर्स है ना हमारा, वो 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है कार्डिनल नंबर्स और एक होता है ऑर्डिनल। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, नंबर का रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरह से हम 2 टाइप में हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर कौन सा होता है, जैसे कि 1 2 3, ऐसे हम इसको कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। इसको ही अगर मैं ऐसे लिखती हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको तब ये ऑर्डिनल नंबर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ओके, सो ऑर्डिनल नंबर क्या है, जिसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके बोलते हैं। कार्डिनल नंबर्स क्या है, जिसको हम 1 2 3 ऐसे करके बोलते हैं। और एक चीज़ क्या है कि ऑर्डिनल नंबर के सामने हमेशा हम डेफिनिट आर्टिकल दा यूज़ करते हैं। ओके, हमेशा ऑर्डिनल नंबर के सामने डेफिनिट आर्टिकल दा यूज होता है। इस वजह से द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द सेकेंड इनिंग्स, क्योंकि ये क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर है ना। सो दैट्स व्हाई वी विल यूज द बिफोर सेकेंड, है ना। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये याद रखना, पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट, लेट अस थिंक हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली। अब ये तो एक स्टेटमेंट है, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है कि जिस वजह से हमने ये वर्ब को पहले रख दिया, नहीं रखना है, ये इसको बाद में ही रखना है। लेट अस थिंक हाउ वी कैन, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम पहले वर्ब यूज करते, बट ये तो कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, स्टेटमेंट है। लेट अस थिंक हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली। कमेंट करके मुझे बताना कि एमिकेबली का मीनिंग क्या होता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिकेबली और एमिकेबल। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो है लास्ट वन। ओके, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके, smallholder farmers need to be appraised with these and extension advice on store sanitation or safe storage of firewood should take note of this findings। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होते ही
यहाँ पे सिनेरियो पूरा चेंज हो गया. 31% ओनली करेक्ट इट एंड 48% ऑफ एस्पिरेंट्स स्किप्ड इट. तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हुआ एंड इतना ज्यादा एनोमली दिखने को मिल रहा है. क्या बोल रहा है कि स्मॉल होल्डर फार्मर्स नीड टू बी अप्राइज्ड विद. यहाँ पे जो एरर है वो प्रीपोजिशनल एरर है. क्या है कि अप्राइज्ड के साथ हम ऑफ यूज करते हैं. प्राइज्ड ऑफ हो सकता है ये सभी को पता नहीं है, ये उतना कॉमन नहीं है, तो हो सकता है इस वजह से भी ये परसेंटेज इतना गिरा है करेक्ट करने का परसेंटेज. ओके, तो स्मॉल होल्डर फार्मर्स नीड टू बी अप्राइज्ड ऑफ these and extension advice on store sanitation or self storage of firewood should take note of these findings. तो हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट वन. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. तो आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है. मिलते हैं अगले सेशन पे with our new chapter sentence improvement. So बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए. That's all. Thank you.